बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कैपेसिटर। तीन टॉपिक इससे रिलेटेड पहले पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर पढ़ चुके हैं और कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ चुके हैं। इसी तरह लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। तो आज हमने पढ़ना है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के कैपेसिटर के अंदर जो है एनर्जी कैसे स्टोर होती है। जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारा कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करता है। किस चीज को स्टोर करता है? चार्ज को स्टोर करता है। अगर कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी रखती है। तो इसी तरह हम कहते हैं क्यों कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फील्ड है। अब अगर स्टूडेंट्स ये मेरा सवाल है कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी रखती है तो क्या हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो रखती है ना। तो फिर हम कहते हैं कि जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकती है इसी तरह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी एनर्जी को स्टोर कर सकती है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक इक्वेशन से हमने स्टार्ट करना है कि Q इज इक्वल टू हमारे पास होता है C और V। अब स्टूडेंट्स जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास ये कैपेसिटर है। एक्चुअली कैपेसिटर जो है हम इस सिलेबस का हिस्सा है कि हम कैपेसिटर को इस तरह पढ़ रहे हैं कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं और अमूमन कई टाइप के होते हैं हमारे पास कैपेसिटर। तो ये मेरे पास पढ़ा था, जैसा कि हमने कहा था कि हमारे पास टू टर्मिनल डिवाइस है ये कैपेसिटर। टू टर्मिनल का मतलब है कि उसके पास जो है दो टर्मिनल्स होते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसको हम इस तरह शो करते हैं कि उसकी समझ लें कि एक टांग बड़ी होती है और एक टांग जो है वो नेगेटिव वाली जो है होती है वो छोटी होती है। तो दो टर्मिनल ये डिवाइस है। तो अब हम कहते हैं कि इस तरह का भी आपके पास जो है वो होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि मैंने कहा था कि कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो फैरेड होता है। अब अगर एक फैरेड आप चाहते हैं कि आपको जो है कैपेसिटेंस जो मिले एक फैरेड मिले तो आपको क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, यहां से ये जो इक्वेशन है सिंपल, आपको एक कॉलम चार्ज जो है एक वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो है वो स्टोर करना पड़ता है। तो ये देखिए 2.5 मैक्रो कॉलम का ये आपके पास जो है ये कैपेसिटर है। तो इसी तरह छोटे जो कैपेसिटर है हम यूज करते हैं, लेकिन बिगेस्ट यूनिट जो है जैसे मैंने कहा था कि कैपेसिटर के वो ग्रिड स्टेशन वगैरह में यूज होते हैं। तो अब हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं। समझ लें कि ये हमारे पास बैटरी है और ये स्टूडेंट्स वेरिएबल बैटरी है। अब जैसे ही आप यहां से बैटरी को कनेक्ट करेंगे और स्विच को ऑन करेंगे, एक बात याद रखें स्टूडेंट्स जी। सर आपने क्या है कि कैपेसिटर का जो यूनिट है वो फैरेड है, तो आपने इधर कैपेसिटर जो शो कराया है उस पे चार्ज आपने बताया है मैक्रो कूलम। ये मैंने चार्ज नहीं बताया, मैंने उसकी वैल्यू बताई है, मैग्नीट्यूड बताई है कि कितनी मैग्नीट्यूड वाला जो कैपेसिटर है आजकल हम यूज करते हैं रोजमर्रा जिंदगी में। आपने अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि ये जो कैपेसिटर है ये हम पहले भी कहा था कि माइक्रो फेरेड या पिको फेरेड या इसी तरह नैनो फेरेड वाले हम जो कैपेसिटर रोजमर्रा जिंदगी में हम यूज करते हैं, जो बड़े बड़े कैपेसिटर हैं वो ग्रिड स्टेशंस वगैरह में यूज होते हैं जी। ठीक है सर। तो अब हमने क्या देखना है कि अगर आपके पास वेरिएबल बैटरी है, आपने जैसे ही स्विच को ऑन करना है स्टूडेंट्स, तो आप एक बात याद रखें कि आपका चार्ज सडनली जो है वो स्टोर नहीं होगा। अगर चार्ज आपका सडनली स्टोर नहीं होगा तो इसका मतलब उस टाइम वोल्टेज भी आपका जीरो होगा। अब जैसे ही आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे, चार्ज फ्लो करेंगे, तो कैपेसिटर आपका जो है वो मैक्सिमम जो है वो चार्ज स्टोर करेगा। अब आपका जो कैपेसिटर है मैक्सिमम चार्ज स्टोर करेगा, तो इसका क्या मतलब है कि आपका वोल्टेज भी अब मैक्सिमम हो चुका है। अब एक बात याद रखें कि आपका वोल्टेज जो है वो कभी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, आपका वोल्टेज वेरी करता है। जैसा कि इनिशियल आप देखें तो स्टार्ट में जो था आपके पास 0 वोल्ट था तो वो 0 से V तक गया है। तो अब हम जो है ये देखेंगे कि हमारे पास एक्चुअली होता तो वर्क ही है। तो हम कहते हैं कि वर्क को अगर डिफाइन करें W इज इक्वल टू होता है Q डेल V। अब स्टूडेंट्स अगर एक क्वांटिटी आपके पास कांस्टेंट ना हो यानी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आ रही हो तो उसमें हम क्या करते हैं कि एवरेज लेते होते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है W इज इक्वल टू डेल Q इनटू एवरेज वोल्टेज। अब एवरेज वोल्टेज हम लिखेंगे, एवरेज वोल्टेज इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ये है आपके पास वोल्टेज, AV लगा देंगे सबस्क्रिप्ट में, तो आपके पास ये देखिए 0 प्लस V ओवर 2। इसका क्या मतलब है, हम कहते हैं कि जब आप
एवरेज ले रहे होते हैं, तो जितनी क्वांटिटीज आपके पास जितनी मेजरमेंट्स होती हैं उनको आप सम अप करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर देते हैं। तो अभी हम देखें 0 से हम मैक्सिमम तक गए थे, तो अब हमारे पास V/2 हो जाएगा। तो यहां पे मैंने लिखा है V/2, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 into V। अब ये जो एवरेज वोल्टेज है इसकी वैल्यू जो है आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो W = Q इनटू आ जाएगा 1/2 V। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हम कहते हैं ये जो वर्क डन होता है एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी फॉर्म में होता है। तो आप W = U लिख सकते हैं, ½ Q into V आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन आया है जो आगे हमने इसको यूज करना है। तो अब यहाँ पे ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, ये बुक के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने गौर करना है। हम कहते हैं 2 केसेस हो सकते हैं, जब आप कैपेसिटर के साथ क्या करते हैं, बैटरी को कनेक्ट करते हैं, और जब बैटरी को कनेक्ट नहीं करते। अब स्टूडेंट्स गौर करना है कि अगर आप बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके अक्रॉस जो है आपका वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब अगर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब है कि आपका जो फिर चार्ज है वो वेरी करता होगा। हम कहते हैं कि हमारे पास जो ये वाला रिलेशन है U = ½ QV। अब हम कहते हैं कि अब हमारे पास अगर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है तो आपके पास जो इक्वेशन होती है Q = CV बन जाती है। अब सिंपल है, Q की जगह पे इस जगह पे जाके आप उसकी वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास U = ½ CV² हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर ये तो वो केस था जब आप बैटरी कनेक्ट करते हैं, अगर बैटरी को निकाल दें तो तब क्या होगा, अगर बैटरी को ही निकाल दें तो बात खत्म हो जाएगी, आपका चार्ज ही नहीं फ्लो करेगा। अब चार्ज क्या हो जाएगा, हम कहते हैं कि वो जो है हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो हम कहते हैं दोबारा इस इक्वेशन को लिखें। अब वो कांस्टेंट होगा तो आपके पास जो वोल्टेज बनेगा V = Q/C बन जाएगा। सिंपल है, वोल्टेज की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें तो आपके पास आएगा U = 1/2 Q²/C। अब स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस के अंदर जो है वो कॉमन फर्क क्या है, अगर यहां पे देखिए तो आपका यही जो आपकी एनर्जी है वो डायरेक्टली रिलेटेड है कैपेसिटेंस के साथ। अब यहां पे देखें तो आपके पास जो है यही जो पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास वो है इनवर्सली रिलेटेड टू कैपेसिटेंस। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर हम कहते हैं कि आपके पास कैपेसिटेंस बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है, पहले यहां पे देखें एरिया इधर भी कॉमन होगा इधर भी कॉमन होगा। अब अगर एरिया को हम बढ़ा दें तो इसका मतलब कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगी। क्लियर होगी बात। अब अगर आपकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि आपके पास एनर्जी ज्यादा से ज्यादा स्टोर होगी। अब इसी तरह अब एरिया अगर बढ़ता है तो कैपेसिटेंस बढ़ती है। अब अगर कैपेसिटेंस बढ़ती है तो इसका मतलब है कि आपके पास एनर्जी जो है वो कम से कम स्टोर्ड होगी। कब, इस केस में जब आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे कैपेसिटर से। तो अब इस वाली इक्वेशन को स्टूडेंट्स हमने पिक करना है, ये यहां पे जो मैंने लिखा हुआ है इस वाली इक्वेशन को हमने क्या करना है, पिक करना है आगे फर्दर। अब यहां पे देखें तो मैंने लिखा हुआ है U = ½ CV²। यहां से आपने C को पिक करना है, C की वैल्यू रिप्लेस करनी है और यहां पे जो है V की वैल्यू रिप्लेस करनी है। अब C की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, जो कैपेसिटेंस है फॉर वैक्यूम वो होती है हमारे पास A यानी एरिया ε0/d। और यहां पे देखें ये तो कई बार पढ़ चुके हैं, V = हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू होती है V = ED होती है। अब हमने वैक्यूम के अलावा मीडियम के लिए जो कैपेसिटेंस पढ़ रखी है वो C = A ε0 εr या εr भी पढ़ते हैं /d हो जाता है। अब यहां पे स्टूडेंट्स गौर करें, सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर C और V की वैल्यू को रिप्लेस कर दें। C की वैल्यू बन जाएगी A ε0 εr/d, क्योंकि हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात कर रहे हैं तो E और D आ जाएगा। E और D का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इसको खत्म करेंगे तो E² D²। अब स्क्वायर के साथ एक D जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा तो U = 1/2 E² ε0 εr/d आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स कमाल का कंसेप्ट, कमाल की बात। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्लेट्स हैं, जो प्लेट्स का साइज है यानी प्लेट का जो एरिया है उसको, अगर प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है जिसको आप डिस्टेंस कह रहे हैं, जिसको आप सेपरेशन और डिस्टेंस का नाम दे रहे हैं, D का नाम दे रहे हैं, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, जो एरिया है प्लेट के साथ, प्लेट का, तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। अब सिंपल है, अब यहां ये जो इक्वेशन है यानी इस इक्वेशन को अगर इसके नीचे ले आए यानी U/AD कर दें, U का मतलब एनर्जी है, AD का मतलब अभी मैंने बताया कि वॉल्यूम है, तो ये बन जाता है स्टूडेंट्स एनर्जी डेंसिटी।
अब हमारे पास यहां पे अगर इस इक्वेशन को यहां पे दोबारा ले आए, u ओवर ए डी इज इक्वल टू हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कर दें, तो u ओवर डी अभी हमने देखा कि एनर्जी डेंसिटी होते हैं, और एनर्जी डेंसिटी को ऐसा समझे कि हम छोटे u से जाहिर करते हैं, ये म्यू नहीं है, छोटे u से हम जाहिर करते हैं। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ ई स्क्वायर, अब यहां पे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर, यही आपके पास जो है छोटा u यानी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई स्क्वायर के।